भारत के भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत इस समय हम लोग भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास की वीडियो में भारत की प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत ही सदाबहार वन और मानसूनी वन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। आइए उसी की कड़ी में आज हम लोग कुछ जो अन्य भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ छूट गई थी उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग मानसूनी वन और सदाबहार वन दो वनों को पढ़ा। आज तीसरे प्रकार की वनस्पति मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन के बारे में जानेंगे। तो मरुस्थलीय वन या कांटेदार वनस्पतियां ऐसे भागों में पाई जाती हैं जहां पे वर्षा जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वह 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। वे स्थान शुष्क वाले भाग होते हैं। तो शुष्क वाले भागों में जहाँ पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम हो, लेकिन वो जो वर्षा होगी वो औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो जहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है वहाँ पे शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अब चूँकि इनमें पत्तियाँ कम होती हैं, या कह सकते हैं कि जो पत्तियाँ होती हैं ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से बचने के लिए अपनी पत्तियों को कांटे के रूप में परिवर्तित कर लेती हैं। और इनकी जो खाल होती है, यानी कि इन वनस्पतियों की जो छाल होती है वो मोटी होती है। अब मोटी क्यों होती है? क्योंकि वे सूर्य के तापमान से, गर्मियों से अपनी रक्षा कर सके, इसलिए इनकी खाल जो होती है मोटी होती है। तो कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। मरुस्थलीय वन ये उन स्थानों पर या उन भागों में पाई जाती है जहाँ पर वार्षिक औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ये शुष्क स्थानों वाले भागों में पाई जाती है। इसके अलावा इन वनस्पतियों की छाल मोटी होती है। जो इनकी जड़ें होती हैं अपेक्षाकृत गहरी होती है। ये कांटेदार और झाड़ियों के रूप में होती है। अब यहाँ पर यदि बात करें कि इनकी पत्तियाँ कांटेदार क्यों होती हैं? छाल मोटी क्यों होती हैं? और जड़ें
अत्यधिक गहरी क्यों होती हैं? ठीक है, तो इनकी पत्तियां कांटेदार इसलिए होती हैं ताकि ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से बच सके, ताकि ये वाष्पोत्सर्जन से बच सके। छाल मोटी क्यों होती है? गर्मियों को सहने के लिए या गर्मियों से रक्षा करने के लिए। अत्यधिक गहरी जड़ें क्यों होती हैं? क्योंकि ये गहराई में प्रविष्ट होकर मृदा से नमी प्राप्त करते हैं, मृदा से नमी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोग को बात समझ में आ गई कि इनकी पत्तियां कांटेदार, छाल मोटी और जड़ें अत्यधिक गहरी होती हैं। अब इन वनस्पतियों में इनमें नागफनी, कैक्टस, बबूल, खजूर, नागफनी, कैक्टस, बबूल, खजूर, और इन्हीं में खेजड़ा, रीठा, बेर, खेजड़ा है, रीठा है, बेर है, रोहिड़ा भी ले सकते हैं, ये रोहिड़ा लिखा है, रोहिड़ा। ठीक है, अब इनमें यदि आप देखें तो जो बबूल खजूर मिलेंगे, ये मान के चलिए कि यहाँ पे वर्षा 50 सेंटीमीटर तक होगी, वर्षा 50 सेंटीमीटर तक होगी। जहाँ पे नागफनी, कैक्टस होंगे, यहाँ पे वर्षा 25 सेंटीमीटर तक होगी। तो जहाँ भी जितनी कम वर्षा होगी, जहाँ भी जितना शुष्क भाग होगा, वहाँ की जो वनस्पतियाँ होंगी मरुस्थलीय भागों में, उतने ही अत्यधिक कटीले रूप में, झाड़ियों के रूप में होंगी। ठीक है, और यहाँ पे ये सब आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे जो वर्षा होगी, वर्षा 25 से 45 सेंटीमीटर के आसपास। अब इन वनस्पतियों के विस्तार की यदि आप बात करें तो जहाँ पे शुष्क भाग होगा, जहाँ पे वर्षा कम होगी, जैसे इनमें आप ले सकते हैं, जैसे राजस्थान। तो राजस्थान का सब भाग नहीं होगा, राजस्थान का पश्चिमी भाग या मध्य पश्चिमी भाग ले सकते हैं, मध्य पश्चिमी भाग। राजस्थान के पूर्वी भागों में थोड़े बहुत मात्रा में पतझड़ वन देखने को मिलते हैं। राजस्थान का मध्य पश्चिमी भाग हो जाएगा, और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी मिल जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी गुजरात भी मिल जाएगा, पश्चिमी गुजरात में भी ये सब मिलेंगे। इसी में दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश भी आ जाएगा, और इसी में कर्नाटक का पूर्वी भाग आ जाएगा, कर्नाटक का पूर्वी भाग। ठीक, इतने हो गए। अब इसके बाद चौथी वनस्पति में हम लोग पढ़ेंगे, इनको कहेंगे डेल्टाई वन, डेल्टाई वन, या इन्हें आप
मैंग्रोव का नाम भी दे सकते हैं, मैंग्रोव वन। डेल्टाई वन या मैंग्रोव वन, तो ये जो वन होते हैं डेल्टाई वन या मैंग्रोव वन, यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वन होते हैं ये नदियों के डेल्टा वाले भागों में पाए जाते हैं। तो जहाँ जहाँ पे नदियों की डेल्टा होगी, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी की डेल्टा, महानदी की डेल्टा, कृष्णा की डेल्टा, है ना, गोदावरी की डेल्टा, इन सभी डेल्टाई भागों में डेल्टाई वन पाए जाएंगे, ठीक। और समुद्र का जो खारा जल होता है, ये समुद्र के खारे जल के निकट होते हैं, या कह सकते हैं कि खारे जल में ही रहते हैं। तो इनकी जो छाल होती है मोटी होती है, और इनके जो पेड़ होते हैं नमकीन जैसे होते हैं, या कह सकते हैं कि वो छारी होती हैं। इनकी लकड़ियों से नाव बनाए जाते हैं, और चमड़े भी पकाए जाते हैं, चमड़ों की रंगाई भी की जाती है। तो इनमें कई सारी चीज़ें हैं, आप लिख सकते हैं कि ये मुख्य रूप से नदियों के डेल्टाई वाले भागों में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये मुख्य रूप से नदियों के डेल्टाई वाले भागों में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से नदियों के डेल्टाई वाले भागों में पाए जाते हैं। ये समुद्र के खारे जल के कारण, खारे जल के कारण लवड़ी होती है, लवड़ी होती है। और इनमें आप ले सकते हैं कि इनकी छाल, यानी कि इन वनस्पतियों की जो छाल होती है, छाल मोटी और लकड़ियाँ बहुत ही मजबूत, और लकड़ियाँ मजबूत होती हैं। इसके अलावा इनका बहुत आर्थिक या पारिस्थितिक महत्व नहीं है, लेकिन जो मैंग्रोव वन होते हैं ये समुद्र में आए हुए चक्रवातों से और सुनामी से तटीय क्षेत्रों की रक्षा करते हैं, है ना। तो ये कह सकते हैं कि ये तटीय क्षेत्रों को चक्रवात और सुनामी की लहरों से रक्षा करते हैं, सुनामी की लहरों से रक्षा करते हैं। इसके अलावा आप इनमें और भी ऐड कर सकते हैं कि इनकी लकड़ियों से नाव बनाए जाते हैं, इनकी लकड़ियों से नाव बनाए जाते हैं, और छाल से चमड़े को पकाया जाता है, चमड़े को पकाया और रंगा जाता है, ठीक है। तो जो चमड़ों का जो आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, चाहे जूता हो, बेल्ट हो, पर्स हो, या अन्य जो चीज़ें होती हैं, वो सभी चमड़ों को इन लकड़ियों की छाल के द्वारा पकाया जाता है। और उन चमड़ों की जो प्रोडक्ट विभिन्न प्रकार के रंगों में होते हैं, कोई ब्राउन है, कोई ब्लू कलर का है, कोई रेड कलर का है, कोई ब्लैक कलर का है, कोई वाइट कलर का है। तो ऐसा रंग उनमें इन्हीं छालों के कारण ही डाला जाता है। अब इनमें आप देखें तो ये डेल्टा वाले भागों में पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? तो जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा वाले भागों में, ठीक है। तो गंगा
ब्रह्मपुत्र के डेल्टा वाले भागों में अत्यधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा में, इनके डेल्टाई भागों में यानी गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भागों में सुंदरी नामक ज्वारी वन, इसको ज्वारी वन भी कहते हैं, डेल्टाई वन को ज्वारी वन भी कहते हैं। सुंदरी नामक ज्वारी वन पाए जाते हैं। इसीलिए गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा का नाम सुंदरबन की डेल्टा किया गया है ना। इसके अलावा आप देखें तो गोदावरी की डेल्टा में, कृष्णा की डेल्टा में, महानदी की डेल्टा में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये पाए जाते हैं। ठीक है, 2023 का जो अभी रिपोर्ट आया है 2023 भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, ये करंट का चीज़ है, रिपोर्ट के अनुसार अभी एक वीडियो बनेगा, है ना। एक वीडियो आपके यहाँ मैं प्रोवाइड कराऊंगा, एक वीडियो जो कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में ही होगा। उसको भी एक नज़र आप लोग देख लेंगे। निश्चित तौर पे वहाँ से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से फंसेगा जरूर। 4992 है ना, तो 4992 वर्ग किलोमीटर है ना, 4992 वर्ग किलोमीटर, यानी कि आप कह सकते हैं लगभग में, यदि आप भूल जाएं तो लगभग आप मान के चलिए 5000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो करंट डाटा के अनुसार 2023 की भारत वन स्थिति रिपोर्ट आई है जिसमें मैंग्रोव वन या ज्वारी वन 4992 वर्ग किलोमीटर में ये विस्तृत है। ठीक है, अब इनमें मैंग्रोव वन जो चक्रवात और सुनामी की लहरों से रक्षा करते हैं, तो कैसे रक्षा करते हैं, तो आप देखें तो ये जो मैंग्रोव वन होती हैं, मैंग्रोव वन बहुत ही मजबूत होती हैं। इनकी जड़ें एक दूसरे से मिली रहती हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये मैंग्रोव वन हो गया, इनकी जड़ें अंदर तक जाती हैं, फिर ऊपर आती हैं, तो ये जड़ें से ही निकलती हैं और फिर पुनः नीचे की ओर आती हैं, फिर ऊपर की ओर जाती हैं, फिर यहाँ से शाखाएं निकलती हैं, फिर ये नीचे की ओर आती हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि इनकी एक ही जड़ों से कई शाखाएं निकली रहती हैं और ये जल में अंदर तक प्रविष्ट होती हैं। और चूँकि ये बहुत ही अंदर गहराई तक रहती हैं, इस कारण से ये बहुत ही मजबूत होते हैं, बहुत ही टिकाऊ होते हैं। जब ये चक्रवात आता है तो ये उखड़ते नहीं हैं, बल्कि चक्रवातों से तटीय क्षेत्रों की ये क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। अब इसके बाद एक हम लोग वनस्पति और पढ़ेंगे, पर्वतीय वनों के बारे में। मैं इसको मिटा रहा हूँ, उसके बाद आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो पढ़ाया हुआ चीज़ है ये न केवल ऑब्जेक्टिव रूप में बल्कि सब्जेक्टिव रूप में भी है ना। आप चाहे तो इनसे एकेडमिक चीज़ों का, या कह सकते हैं कि जहाँ पे रिटेन हो वहाँ पर भी इन सब चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए एक वनस्पति है पर्वतीय वनस्पति। तो पर्वतीय वनस्पतियों में जो वनस्पतियाँ होती हैं वो एक समान नहीं होती हैं। बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ वनस्पतियों में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब जहाँ पे जितनी ऊंचाई होगी वहाँ पे वैसी वैसी वनस्पतियाँ आप लोग को देखने को मिलेगी। अब इसमें कारण क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने पर वनस्पतियों में विभिन्नताएं चली जाती हैं। तो उसका मात्र एक कारण ये होता है कि जैसे जैसे ऊंचाई है ना, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे जलवायु के तत्वों की मात्रा में भी क्या होता है, अंतर होने लगता है। इस कारण से जलवायु के तत्वों के आधार पर वनस्पतियों में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब इनमें मैं हेडिंग के रूप में नोट कर दे रहा हूँ पर्वतीय वनस्पति है ना, या पर्वतीय वन। अब यहाँ पर ये 5वां हो जाएगा
पर्वतीय वन। अब इन पर्वतीय वनों का यदि विस्तार आप देखें, विस्तार पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से विस्तार पश्चिम से पूर्व, यानी कह सकते हैं कि कश्मीर से असम तक या अरुणाचल प्रदेश भी ले सकते हैं, कश्मीर से असम तक। इसमें आप अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सभी चीज़ों को भी आप ऐड कर सकते हैं। कोई बहुत इसमें ऐसा नहीं है कि ये असम तक ही होगा, है ना, अरुणाचल प्रदेश में भी ये पर्वतीय वन आप लोग को देखने को मिलेगा। अब इन पर्वतीय वनों में विशेषताओं की बात करें तो ये वन ऊंचाई का अनुसरण करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, ऊंचाई का अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो ये वन ऊंचाई का अनुसरण करते हैं। ये ऊंचाई के साथ साथ बदलते रहते हैं, क्योंकि ऊंचाई के आधार पर जलवायु के तत्वों की मात्रा में अंतर देखने को मिलता है। अब जैसे आप धरातल से जैसे जैसे ऊंचाई वाले भागों में चलते चले जाएंगे, वैसे वैसे तापमान की मात्रा में कमी होगी, वायुदाब में अंतर देखने को मिलेगा, वर्षा की मात्रा में भी कमी आपको देखने को मिलेगी। तो देख रहे हैं कि ये जो तापमान है, वर्षा है, वायुदाब है ना, ये सभी जलवायु के तत्व माने जाते हैं और इन्हीं जलवायु के तत्वों के आधार पर ही वनस्पतियों का विकास होता है। इसीलिए कोपेन महोदय ने कहा था कि यदि आप किसी भी जगह की जलवायु का अनुमान लगाना चाहते हैं तो आप वहाँ की वनस्पतियों को देख करके, है ना, यानी कि उन वनस्पतियों को देख करके आप बता सकते हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी होगी। तो कह सकते हैं कि जो वनस्पतियाँ होती हैं वे जलवायु के सूचक माने जाते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये ठीक है, यहाँ पे धरातल से मान लेते हैं कि ये जो ऊंचाई है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक बार मैं ज़रा सा देख लूँ नीचे तक। हाँ, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ इतने में काम हो जाएगा। अब ये मान लेते हैं धरातल से यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है वो 1500 मीटर है। ठीक है, अब इसके बाद 1500 से 2500 मीटर, यहाँ पर मान लीजिए ये ऊंचाई हो गई 1500 से 2500 मीटर। अब उसके बाद 2500 से 4500 मीटर, है ना, 2500 से 4500 मीटर, और इधर आप ले लीजिए 4500 से 4800 मीटर। ठीक, तो जहाँ पे 1500 मीटर की ऊंचाई तक जो पर्वतीय वनस्पतियाँ मिलती हैं उनमें मुख्य रूप से सदाबहार एवं पतझड़ वन देखने को मिलते हैं। तो 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार पतझड़ वन मिलेंगे।
कैसे मिलेंगे? सदाबहार पतझड़ वन मिलेंगे, है ना। तो सदाबहार पतझड़ वन, ठीक। यानी कि यहाँ पर जो वनस्पतियाँ होंगी वो हरे भरे होंगे, जैसे हमारे यहाँ सामान्यतः जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वैसी वनस्पतियाँ होंगी, ठीक है। हरे भरे होंगे, लेकिन पतझड़ के रूप में होंगे, वहाँ पर पतझड़ भी वनस्पतियाँ देखने को मिलेंगी। ऐसे वनों में शीतोष्णकटिबंध 1500 से 2500 सेंटीमीटर तक ऊंचाई आप जाएंगे तो यहाँ पर शीतोष्णकटिबंध चौड़ी पत्ती वाले वन मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो शीतोष्णकटिबंध चौड़ी पत्ती वाले वनस्पति मिलती हैं, ठीक है। तो 1500 से 2500 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक जो पर्वतीय वन होंगे उनमें शीतोष्णकटिबंध चौड़ी पत्ती वाली वनस्पति मिलेंगी। और वहीं 2500 से 4500 तक की ऊंचाई में आपको कोड़धारी वनस्पति मिलेंगी। कैसी वनस्पति मिलेंगी? तो कोड़धारी वनस्पति मिलेंगी। इसमें स्प्रूस है, चीड़ है, सरोवर है ना। तो इसमें आप नोट कर सकते हैं कि स्प्रूस, चीड़, सरोवर, स्प्रूस है, चीड़ है, सरोवर में ये एक मिनट, स्प्रूस, चीड़, सनोवर है ना। ये सनोवर, ठीक है, सनोवर। तो स्प्रूस, चीड़, सनोवर, ब्लू पाइन है ना, ये सभी वनस्पतियाँ मिलेंगी। ब्लू पाइन। अब कोड़धारी जो वन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो अशोक का पेड़ आप देखे हैं, अशोक का पेड़ जो होता है, तो ये जो अशोक का पेड़ होता है ये देखेंगे तो एक शंकु के रूप में, शंकुआकार के रूप में होते हैं ना। तो इन्हीं को आप कोड़धारी वन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक वनस्पति हो गई इस तरीके से, है ना, ये वनस्पति हो गई और इस आकार में होती है। तो इसी को कोड़धारी वनस्पति के नाम से जाना जाता है। अब ये जो कोड़धारी वनस्पतियाँ होती हैं ये अपने आकार को ऐसे एक शंक्वाकार के रूप में परिवर्तित कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो गिरने वाली बर्फ़ होती हैं, जैसे जो बर्फ़ ऊपर से गिरेंगी तो ये बर्फ़ सरक करके ये नीचे धरातल पर चला आए, इन वनस्पतियों के पेड़ों पर न रह पाए, है ना, वनस्पतियों के पत्तियों पर ये न रह पाए, ये बर्फ़ सरक करके ये धरातल पर चला आए, इसलिए ये अपने आकार को एक शंक्वाकार के रूप में रख लेती हैं, ठीक। यदि वहीं पर कहीं मान लेते हैं कि यहाँ पर यदि वनस्पति इस तरीके से हो जाए, जैसे हमारे यहाँ आम है, पीपल है, बरगद है, यदि इस तरीके से हो जाए वनस्पति, यहाँ पर ऐसे हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बर्फ़ जम जाएगा, यहाँ पर बर्फ़ इनके पत्तियों पर जमा रह जाएगा, जिस कारण से क्या होगा कि इनके जो पत्तियों के जो रोम छिद्र हैं वो बंद हो सकते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी नहीं होगी और ये अपना वृद्धि और विकास भी नहीं करेंगे और ये इस जलवायु में लंबे अवधि तक जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए ये लोग ऐसे शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु में अपने आप को लंबे दिनों तक जीवित रखने के लिए अपने आकार को ये कोण के रूप में, कोणधारी के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब फिर उसके बाद 4500 से 4800 मीटर तक तो आपको मिल जाएगा जो वनस्पति होगी। इसमें तो लाइकेन है, मार्स है, ये सब मिलेंगे, है ना। तो इसमें टुंड्रा तुल मिलेगा, लिचेन है, मार्स है, काई है ना। ये इसे आप टुंड्रा तुल्य कह सकते हैं, टुंड्रा तुल्य वनस्पति कह सकते हैं, टुंड्रा तुल्य वनस्पति। इसमें जैसे लाइकेन, मार्स, लाइकेन को ही लिचेन भी कहते हैं ना। तो कुछ लोग लाइकेन भी कह देते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग, तो आप इसे लिचेन समझिए, ठीक है। लाइकेन नहीं बल्कि आप इसे लिचेन समझिए। तो लिचेन है, मार्स है, काई है ना, ये सभी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। तो ये चट्टानों पर ही बहुत ही
कह सकते हैं कि एक पतले लेयर के रूप में चट्टानों पर ये विस्तृत रहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो पर्वतीय वनस्पतियाँ हैं ये ऊंचाई के आधार पर क्या होता है, इनमें परिवर्तन होता चला जाता है। ये भी पूछा जाता है कि कोरधारी वनस्पतियाँ धरातल से कि या सागर तल से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती हैं, तो 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई तक कोरधारी वन मिलेंगे और 4500 से 4800 मीटर की ऊंचाई तक टुंड्रा तुल्य वनस्पतियाँ जिनमें लीचेन है, मार्स है, काई है, ये सब देखने को मिलेगा। पूछा जाएगा शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाली वनस्पति कहाँ मिलेंगी, तो 1500 से लेकर के 2500 मीटर की ऊंचाई तक। और ये प्रश्न बन जाता है कि सदाबहार पतझड़ वन, तो ये जो प्रश्न है ये तो पर्वतों के संदर्भ में बहुत कम बनता है। पर्वतों के संदर्भ में आपको यदि सर्वाधिक जो देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ये यहाँ से मिलता है 2500 से लेकर के 4500 मीटर की ऊंचाई तक। पूछा जाता है कि कौन सी वनस्पति पाई जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोरधारी वनस्पति पाई जाती है। इनमें स्प्रूस, चीड़, सनोवर, ब्लू पाइन इत्यादि मिलते हैं। तो आज हम लोगों ने भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में जाना। इसके कुल 2 वीडियो हो गए। पार्ट 1 में भी 2 चीज़ों को बताया गया और पार्ट 2 में ये 3 चीज़ों को बता दिया गया। तो ये वनस्पतियाँ लगभग आपकी पूर्णतः समाप्त होगी। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जो अभी 2023 का जो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट आई है उसके बारे में बता दूंगा। आज के वीडियो में मित्रों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ये बड़ी दिक्कत की बात है। मैं कमेंट हमेशा देखता हूँ और कमेंट में जवाब भी देता हूँ। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वे लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।